नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूपीएससी प्रीलिम्स ईयर पेपर सीरीज़ के अंदर। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 है जो कि हमारा 5 जून 2022 को हुआ था। 22 के अंदर जो पेपर हुआ था हमारा 2022 में, ये वाला पेपर। ठीक है, जो हमारा जो आने वाला पेपर है अभी 28 मई 2023 को, उसके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। साथ ही साथ कब किसी भी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी जीएस जिसमें जीएस आता हो, वह सब के लिए क्या होगा, ये उपयोगी होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो इस वीडियो के अंदर किस प्रकार के जो सुधार की आवश्यकता है वो भी हमें बताएं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये हमारा जो पेपर है। ये हर पेपर के अंदर हम यह वीडियो है उसके अंदर 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 51 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे इसके हम इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आज का पहला प्रश्न और जो क्वेश्चन जो सेट ए है उसका 51 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य जो आरक्षित, जिसको रिजर्व बोलते हैं, और अन्य के अंतरित, जिसको ट्रांसफर, विषयों को बांट दिए गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे। तो आरक्षित विषय कैसे, यानी ऐसे विषय जो गवर्नर जनरल, जो हमारे जो गवर्नर थे उनके लिए आरक्षित कर दिए गए, उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी बहस नहीं होगी, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। वो सारे के सारे विषय वो गवर्नर जनरल के अंदर आएंगे। उस पर कानून बनाने की शक्ति किसकी, हमारी गवर्नर जनरल की है। तो कौन से थे अभी वो विषय, तो इसमें पहला कहता है हमारा जो न्याय प्रशासन, स्थानीय शासन, भू राजस्व और पुलिस। तो पूछा गया इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो हमारा जो सही जो आंसर है वो है हमारा इसका सी, यानी जो न्याय प्रशासन था, स्थानीय शासन था और जो पुलिस थे, ये सारे के सारे कौन से थे, ये कौन से विषय पूछे गए थे हमसे, आरक्षित विषय पूछे गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। जो 1819 का जो अधिनियम बताया था, जिसको हमने क्या दिया था, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी इसके नाम से इसको भी हमें जाना जाता है। किसको, जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड जो सुधार थे, इसे हम कहते हैं भी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी, इसमें प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार कर दिया गया था और उन अधिकांश सदस्यों का चुनाव के द्वारा उनको चुना जाना था। तो प्रांतीय विधानसभा का जो प्रस्ताव किया गया था, जो विधान परिषद बनाई गई थी, उसके जो सदस्य थे उनका चुनाव कैसे होना था हमारा, यानी चुनाव के माध्यम से होना था। अधिनियम में प्रांतीय सरकार के स्तर के कार्यपालिका में के लिए द्विवेक शासन की व्यवस्था की भी शुरुआत कर दी थी। तो कहीं न कहीं क्या कर दी थी, एक द्विवेक शासन की व्यवस्था शुरू कर दी थी। द्विवेक शासन प्रणाली में प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्ति प्रदान की गई थी और इस प्रांत के तहत कुछ विषय जैसे भू राजस्व, अकाल रहित सिंचाई था, न्याय प्रशासन, कानून व्यवस्था, समाचार पत्र, उधार या वन इत्यादि जो क्षेत्र थे उनको आरक्षित विषय के तौर पर रखा गया था। और वे सीधे के सीधे किसके नियंत्रण में थे, जो गवर्नर थे उनके नियंत्रण में वो एक विषय होते थे। अन्य जो भी शिक्षित थे, जैसे कि जहाँ की शिक्षा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, सार्वजनिक कार्य है, कृषि है, मत्स्य पालन है, जो धार्मिक बंदोबस्त है, स्थानीय स्वशासन है, चिकित्सा सेवाएं हैं इत्यादि कौन से थे, जो हस्तांतरित विषय थे, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग जो सेक्टर यानी कहीं के ट्रांसफॉर्मिंग विषय मानते थे। ठीक है, तो इनमें विधायिका के लिए यानी जो जिम्मेदारियां मंत्रियों द्वारा नियंत्रित की गई थी, जो हस्तांतरित विषय थे वे किसके बारे थे, जो विधायिका के जो मंत्री थी उन पर सौंप दिए गए थे। और दूसरे जो जिन विषयों में जनता के कल्याण और राज्य की में शांति की व्यवस्था बनाई रखनी थी, जैसे महत्वपूर्ण विषय थे, उन्हें आरक्षित रूप में वर्गीकृत किया गया था। तो ऐसे विषय जो कहीं न कहीं जो हमारे जो देश की क्या कर सकते, जो ब्रिटिश शासन की महत्वपूर्ण मूलभूत थी, जिस पर जो ब्रिटिश शासन टिका हुआ था, वो सारे के सारे आरक्षित विषय रखे गए और वो सीधे के सीधे गवर्नर के हाथ में ही रखे गए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो है हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहां से, हमारा जो मिडल हिस्ट्री से, क्वेश्चन नंबर 52। मध्यकालीन भारत में कौन जो फणन होता था, कौन निर्दिष्ट करता है या क्या चीज थी ये फणन। तो ये क्या होते थे, ये सिक्के होते थे। क्या होते थे, जो मध्यकालीन भारत के अंदर जो दक्षिण भारत था उसके आसपास जो 9वीं से 10वीं शताब्दी थी, वहां पर क्या था, ये सॉरी वो इसके आसपास क्या था, ये सिक्के थे जो दक्षिण भारत में चलाए गए थे। तो ये कहीं न कहीं ये सिक्के थे, उनका जो भार था वह बहुत कम होता था। वह लगभग यानी हम कह सकते हैं भी जो 0.3 ग्राम के आसपास इनका वजन था। और साथ ही साथ ये ने जो ये कहीं न कहीं क्या माने जाते, एक छोटे से सोने के सिक्के हुआ करते थे। ठीक है, क्या कहता है हमारा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कहता है भी सिक्कों को लोकप्रिय नामों से पुकारा जाता था, जैसे क्या नाम था, अन्ना था, केस था, ढिलंगो था, और जिसके बाद में डोकडो, डोडा, सॉरी डोडा,
या डोडो बोलते थे, डब, एस्कुडो, फरन, फारूकी, कसमपारा, ताश, कौन, हर, नया पैसा, पगोड़ा, पनम, पाइस, पाई पाई, रुपया, ये सारे सारे जो नाम थे वो किसके थे, पैसे होते थे, उन्हीं के नाम थे। फर्न था वह सॉरी जो 9वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में था, न कि 10वीं थे। यह लगभग 9वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में दक्षिण भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक छोटा सिक्का था। ठीक है, तो ये लगभग आम लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। इस छोटे सिक्के का जो वजन था वह लगभग हमारा 0.3 ग्राम था, और इसका जो व्यास था वह कितना था, 1 सेंटीमीटर के आसपास था। तो हम कह सकते हैं ये जो बिल्कुल छोटा सा इतना का सिक्का था ये। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते थे, फर्नन कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। तो स्वतंत्रता सेनानी किसके अंदर आ गए हमारे, ये आ गया हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से। क्या कहता है, सबसे जो वारिनंदर कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, राम बिहारी बोस। तो पूछा गया कौन कौन से ऐसे थे जो गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने वहाँ पर भी देखा था, जो विजन आई इसकी टेस्ट सीरीज जो कि 8 बजे डेली लाइव आती है, तो उसमें भी हमने ये क्वेश्चन देखा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी जो हमारे जो राम बिहारी बोस थे वो तो प्रत्यक्ष रूप से गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, बाकी ये दोनों थे वो गदर पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, क्या कहता है इसमें भी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको हम आर्मी के नाम से भी जानते हैं, फिर आचार्य यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका नाम बाद में बदल दिया था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 19 अक्टूबर 2022 को कहाँ पर हुई थी, कानपुर में हुई थी, और किन के द्वारा की गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और सचिन संथाल ने की थी। बंगाल ने पर पहला क्रांतिकारी समूह है जो कि 1902 में जी को जोगेंद्र बसु के अधीन था। कोलकाता में किसके अधीन था ये, जो परमोनाथ मित्र द्वारा स्थापित अनुशीलन समिति थी, और जितेंद्र बनर्जी और वीरेंद्र कुमार अन्य लोग इसके सहमत थे। तो किससे थे ये, एक प्रकार से जो परमोनाथ मित्र के द्वारा जो एक स्थापित की गई जो अनुशीलन समिति थी उसके ये सदस्य थे, न कि गदर के थे। तो इसके साथ संगठित किया था, और जो राम बिहारी बोस सबसे प्रमुख में से एक थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता, विशेष रूप से चरमपंथी चरण के दौरान थे। वह दिल्ली षड्यंत्र कार्यकर्ताओं में से एक थे। उन्होंने गदर आंदोलन में भी भाग लिया था, और जापान में भारतीय स्वतंत्रता लीग की भी उन्होंने क्या थी, स्थापना की थी। तो सीधा सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लीग जो कि जापान में थी, तो ये किसने की थी, ये भी हमारी किस थी, राम बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। किसकी, जो राम बिहारी बोस जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से है। ये किससे संबंधित है, क्रिप्स मिशन से। क्रिप्स मिशन भी हमने उस टेस्ट के अंदर अच्छे से डिस्कस किया था, पूरा टॉपिक किया था। तो क्या कहता है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियायतों द्वारा जो कहीं न कहीं क्या कहते हैं, नामित सदस्य होते थे होंगे। तो क्रिप्स मिशन ने क्या था, जो हमारी जो संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा उसमें साथ ही साथ जो प्रांतीय विधानसभा होगी उसके सदस्य, और साथ ही साथ भारतीय रियायतें होंगी उनके जो नाम दृष्ट सदस्य उनके द्वारा जो चुने गए सदस्य भी होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्राय जो तैयार नहीं होगा उसे एक ये अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग से संधि कर सकता है, यानी आने वाले फ्यूचर के लिए ब्रिटेन के साथ अलग से संधि कर सकता है, अलग संविधान बना सकता है, भारत से स्वतंत्र रह सकता है। तो ये सारी की सारी बात इसके अंदर कही गई थी। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसका जो दूसरा कथन वो तो सही है, जबकि जो हमारा जो पहला कथन है वो क्या है, गलत हो जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो केवल बी है। ठीक है, तो जो क्रिप्स मिशन था वो मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया गया था। जो मिशन का नेतृत्व एक जो वरिष्ठ जो वामपंथी नेता थे और जो युद्ध मंत्रिमंडल भी थे, वह सरकार के मंत्री भी थे, जिनका नाम था सर स्टेफन क्रिप्स। क्या नाम था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स था। उनके अध्यक्षता में ये मिशन भेजा गया था, और जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन भी मांगा था। मिशन के मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे कि एक तो हमें डोमिनियन या स्वशासन की स्थिति प्रदान करवानी थी। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन ने कहा था भी अगर आपका युद्ध के पश्चात आपको डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, और यह राष्ट्र कहीं के जो राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों को तय करने के लिए भी क्या होगा, स्वतंत्र होगा।
साथ ही साथ कहता है युद्ध समाप्ति के बाद एक नई संविधान सभा की यानी प्रांतीय विधान परिषद द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व मंडल यानी कहीं क्या जाएंगे के माध्यम से चुने जाएंगे और आंशिक रूप से प्रांतीय जो राजशाही द्वारा ही मनोनीत किए जाएंगे। यानी इस प्रकार की एक संविधान सभा गठन की जाएगी जिसमें आप जो विधानसभा तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा और जो हमारी जो रियायतें होंगी उनके द्वारा भी ये राजशाही तौर पर मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर किसी प्रकार का इसमें क्या क्या है, तो इसमें कहता है जो प्रांतीय विधानसभाओं और भारतीय रियायतों द्वारा मनोनीत के सदस्य किए जाएंगे, तो जबकि तो प्रांतीय थी यहाँ से अनुपातिक तौर पर चुने जाएंगे, मनोनीत नहीं किए जाते थे। तो इस हिसाब से हमारा जो ये कथन गलत होता था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार यानी दो शर्तों के अधीन संविधान को स्वीकार करती थी। पहली शर्त ये थी, यदि कोई संघ से अलग रहकर अपना अलग संविधान बनाना चाहता है तो उसको इजाज़त दी जाएगी। साथ ही साथ अगर वह एक नए राज्य के रूप में भी रहना चाहता है तो भी क्या करेगी, वह उसको यानी एक संविधान बनाने के लिए और उससे राज्य से अलग एक स्थिति देने के लिए भी राजी होगी। साथ ही साथ संघ को हस्तांतरण और जो न्यायिक और धार्मिक अल्पसंख्यकों की भी रक्षा करेगी। तो दूसरी शर्त क्या थी, विसंग से क्या किसी जो नस्लीय तौर पर थे या जो धार्मिक अलग संपर्क लोग थे उनसे भी धर्म से क्या करेगी, रक्षा करेगी। साथ ही साथ अगर जरूरत हो तो यह क्या कर सकती थी, यानी जो इनको एक अलग राष्ट्र के रूप में भी मान्यता दे सकती थी। भारत की रक्षा ब्रिटिश के हाथों में रहेगी और गवर्नर जनरल की शक्ति भी बरकरार रहेगी। तो इसमें किसी प्रकार की ये बात नहीं कही थी क्रिप्स मिशन ने कि आपकी जो भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता दी जाएगी। उन्होंने कहा जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थी वह गवर्नर जनरल के हाथ में रहेगी, जो रक्षा से संबंधित जो शक्तियाँ थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। तो ये हमारे पास ग्रंथ दिए गए हैं, इन ग्रंथों से संबंधित हमें क्या देखने हैं, कौन कौन से थे जो भारतीय इतिहास से संदर्भित थे। किससे संबंधित थे, ये थे हमारे जैन धर्म से संबंधित। कौन किससे संबंधित, जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से जो ग्रंथ थे। तो सबसे पहला जिसको बोलते हैं जो नेति प्रकरण, ठीक है, कौन से, नेति प्रकरण। दूसरा था परिशिष्ट प्रवन। अगला था जो अवदान शतक। इसके बाद में तीर्थ लक्षण जो पुराण। तो इसमें पूछा गया कौन कौन से ऐसे थे जो जैन धर्म से संबंधित थे। तो एक तो हमारा जो ये परिशिष्ट प्रवर्तन था, ये जैन धर्म से संबंधित था। और जो एक था हमारा ये जो त्रिशल लक्षण महापुराण था, ये किससे संबंधित था, हमारा जैन धर्म से संबंधित था। और बाकी ये दोनों थे वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा इसका बी ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। जो नेति पाकरण था वह पाली भाषा का एक कहीं कहीं क्या था, ग्रंथ था, जो बौद्ध धर्म ग्रंथों में से एक था। इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों से नैतिक बाण उन लोगों की मदद के लिए एक मार्गदर्शक था जो पहले से ही शिक्षण को समझे जाते थे। यानी कहीं कहीं जो एजुकेटेड पर्सन थे उनको एक प्रकार से मदद करता था वह, इससे दूसरों के सामने पेश करते थे, अपनी शिक्षा का कहीं कहीं वह प्रचार करते थे। युद्ध के शिष्य बुद्ध के शिष्य जिसका नाम था कच्छन, ठीक है, द्वारा नैतिक पद्धति की शिक्षा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी, बुद्ध का जो शिष्य था जिसका नाम था क्या था, कच्छन था, इसके द्वारा ये शिक्षा इनको दी गई थी। इसके बाद जो अवदान ग्रंथ है, अवदान ग्रंथ का उद्भव दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में 11वीं शताब्दी में ईस्वी के बीच में संकलित किया गया था। अवदान साधकता जिसको दिव्य इत्यादि जैसे अवदान ग्रंथों के पहले उत्पादन को कहीं के जो हीनयानी चरित्र के जगह थे। और बाद के जो अवदान जैसे जिसको बोलते सुवर्ण वरदान, कल्पद्रमाला, व्रत दमन माला को चित्रित किया गया और जो महायानी रूप में चिन्हित करते थे। तब की बारी इस बारे में पूछा जा सकता है ये चीज़ थे, ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित की जो महायान शाखा थी उससे संबंधित थे। कि एक तो थे जो सुवर्ण वर्ण वर्दंदा, कलम प्रबुद्ध वर्धमाला, व्रतधन माला, तो ये सारे महायानी थे। ठीक है, जबकि जो हमारा जो असावधान ग्रंथ था वह किस्सा हीनयान से संबंधित था। असावधान पिछले कई और कर्मों के बारे में भी गैर विवाहित बौद्ध धर्म ग्रंथ था। उदाहरण के लिए जैसे दिव्य वेदांत जो कि 4वीं शताब्दी में, इसके बाद में अवदान शतक ये 2री शताब्दी संस्कृत में लिखा गया, यह भी क्या था, बुद्ध की कहानियों से संबंधित था। उसके बाद में जो परिशिष्ट प्रवर्तन को एक प्रकार से स्थैविरील चरित्र के रूप में भी जाना जाता है।
हेमचंद्र द्वारा 12वीं शताब्दी द्वारा एक सांस्कृतिक महाकाव्य है जो शुरुआती जैन शिक्षकों के इतिहास के बारे में लिखता है। तो ये किसके बारे में, जो हमारे जो जैन शिक्षक थे उनके बारे में ये बताता है। महापुराण और जो 63 लक्षण महापुराण एक प्रमुख ही जैन ग्रंथ है। ये भी क्या है, एक जैन ग्रंथ है जिसकी रचना बड़े पैमाने पर आचार्य जिनसेना के राष्ट्र को शासक जो अमोघ घोष जो अमोघ वर्ष के शासनकाल के अंदर की गई थी। 9वीं शताब्दी में उसके शिष्य गुणभद्र द्वारा इसको पूरा किया गया था। और महापुराण के 2 भाग, पहला भाग था आचार्य जिनसेन द्वारा लिखा गया था और दूसरा भाग था वह उत्तर पुराण जो गुणद्वार था उसके द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वह क्या था, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ तो हमारे ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और वह किस रूप में जाने जाते थे उनको यानी ये उनके बारे में हमें बताना है। तो पहले थे हमारे जो आर्यदेव, तो ये हमारा किससे हो गया, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन। तो ये पहले हो गए हमारे आर्यदेव से संबंधित जो कि जैन विद्वान से संबंधित जैन विद्वान थे। दूसरे जो दिग्नाग थे ये कहाँ से, बौद्ध विद्वान थे। इसके बाद में जो नागमुनि जो वैष्णव विद्वान थे। तो इसके में पूछा गया जैसे इसमें जो युगम बनाया गया, पहला तो गया जैसे कोई युगम नहीं, केवल एक युगम यानी पहला और दूसरा। उसके बाद में केवल 2 युगम यानी दूसरा और तीसरा। फिर उसके बाद में सभी युगम यानी तीनों के तीनों क्या है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, यानी जो लास्ट वाले 2 यानी जो दिग नाम जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे और नाथ मुनि थे वह वैष्णव धर्म से संबंधित थे। तो राइट आंसर होता है हमारा इसका सी। ठीक, क्या कहता है जो आर्यदेव जो कि 3री शताब्दी में एक महायान बौद्ध भिक्षु नागा अर्जुन के शिष्य और मध्यक द्वारा दार्शनिक के द्वारा लिखा गया था। एक दार्शनिक थे, सॉरी। प्रारंभिक भारतीय मध्यक दर्शन के विकास में एक केंद्रीकृत व्यक्ति था। दिन नाका 6ठी शताब्दी के आरंभिक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे और भारतीय तर्क हेतु विद्या के संस्थापक भी थे। जो उनका जन्म था वह कहाँ पर हुआ था, बड़ा कांचीपुरम में उनके पास उनका जो जन्म था, जो कांचीपुरम के गांव था या जो शहर था जिसका नाम था सिंहवक्ता में हुआ था। श्री रंगनाथुरी जिन्हें श्रीमन जो नागमुनि के नाम से भी जो नाथ मुनि के नाम से भी जाना जाता था, एक वैष्णव यानी क्या थे, धर्मशास्त्री थे जिन्होंने नल यरियरा और दिव्य प्रबंधन को भी एकत्रित किया था और उनको संलग्न किया गया था। श्री वैष्णव आचार्यों ने प्रथम माने जाने वाले जो नाथ मुनि योगर रहस्य और जो नाथ सब के लेखक भी माने जाते थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वह था हमारा सी। ठीक है, तो सी इसका था राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा मिडिवल हिस्ट्री से क्या कहता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। अगला कहता है, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल दिल्ली तक पहुंच आया था, उसके शहर को भी घेर लिया था। अगला कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों ने अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिम भाग में अस्थायी रूप से हार गया था। तो क्या था, तो पूछा गया इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, यानी इसका जो दूसरा है वो तो कम सही है। यानी जो जब अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ पर आक्रमण कर रहा था तो उसी समय उसके लौटते समय यानी जो क्या हुआ था, जो दिल्ली पर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। तो ये बात तो सही है, मगर सबसे ज़्यादा जो आक्रमण ये जो पहला आक्रमण हुआ था ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर होता है इसका केवल बी, यानी राइट आंसर यानी केवल जो दूसरा कथन सही है तो राइट आंसर बी होता है। क्या कहता है भी, जो खिलजी जो राजकुमार जलालुद्दीन को पीछा करते हुए 1221वीं सदी में जो इल्तुतमिश के शासन के दौरान चंगेज खां सिंध तक पहुंच गया था। कहाँ तक, सिंध तक पहुंच गया था, जो इल्तुतमिश का शासनकाल के दौरान। ठीक है, और जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान जो कहने का चौथा मंगोल आक्रमण हुआ था वो 1303 के अंदर। तो इससे पहले यहाँ पर 1221 के अंदर सबसे पहले चंगेज खां यहाँ पर हमारे यहाँ आया था। अलाउद्दीन में चित्तौड़ में से लौटने के कुछ महीनों बाद ही उनका आक्रमण हुआ था। तो कहीं न कहीं जो ये अभियान चलाकर अभी वो पहुंचे ही थे उसके तुरंत बाद इनका जो आक्रमण हो गया था। इसी के बाद में तरगी की कमान
1,20,000 घुड़सवारों की संख्या वाले मंगोल इतनी तेजी से आगे बढ़े कि सुल्तान सहायता के लिए प्रांतीय सूबेदारों को भी दिल्ली पहुंचने का समय भी नहीं मिला था। यानी इसने जो आक्रमण किया था बहुत ही तेजी से किया था। साथ ही साथ जो खिलजी थे वो कहीं न कहीं चित्तौड़ का जो किला था या वहाँ पर जो आक्रमण में बिजी था। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी था की सेना का एक बड़ा हिस्सा कहाँ पर, जो तेलंगाना का जो अभियान था वहाँ पर गया हुआ था। तो कहीं न कहीं जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वह क्या हुई थी, बिखरी हुई थी। और चित्तौड़ से यानी कठिन लड़ाई के बाद दिल्ली की जो छोड़ी गई जो सेना थी वह भी पर्याप्त रूप से कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि अभी अभी जो क्या हुआ था, इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, अभी वह कुछ सही नहीं हुए थे, यानी कहीं न कहीं उन्होंने सही प्रकार से सेट नहीं हुए थे। उससे पहले जो यानी मंगोल थे उनका भी इन पर आक्रमण हो गया था। इसलिए अलाउद्दीन जो खिलजी लड़ाई में मंगोलों का सामना करने की स्थिति में नहीं था और वह सिरी के किले के सेवानिवृत्ति हो गया था। कहीं न कहीं एक प्रकार से कहते हैं ना, जो किला था वहाँ से वह भाग गया था और रक्षात्मक स्थिति में आ गया था। मंगोल ने दिल्ली के आसपास के इलाकों को लूट लिया और 2 महीनों तक किले को घेर कर रखा। लेकिन चूंकि उनके पास घेराबंदी युद्ध कला की इतने अभिनय नहीं थे, यानी कहीं के क्या कहते हैं, उनको प्रत्यक्ष नहीं थे, जो किला बंदी से संबंधित जो युद्ध थे उनमें वह इतने क्या नहीं थे, समक्ष नहीं थे। तो कहीं के उन्होंने अंत में क्या करना पड़ा, किले को वहाँ से छोड़ना पड़ा था और वापस वहाँ पर अपने स्थान पर जाना पड़ा था। इसी के साथ जो सल्तनत ने खिलजी के तुगलक वंश के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद एक प्रकार से अगला मुगल आक्रमण हुआ था और जो 1327 में मंगोलों ने तरमसीन के अधीन आक्रमण किया था। और वहीं मोहम्मद तुगलक की नीति के संबंध में इतिहासकारों के मध्य में मतभेद है। यानी इसमें कहा जाता है जब 1327 के अंदर मंगोलों ने यहाँ पर आक्रमण किया, जब वहाँ पर तुगलक वंश था, तो उस समय उनको कहते हैं भी जो तुगलक ने क्या किया था, अलाउद्दीन यानी जो मंगोल थे उनको हरा दिया था। और एक ये कहा जाता है, साथ ही साथ दूसरी एक जो स्टडी है वो ये कहा जाती है कि उन्होंने क्या किया था, कहीं के जो मंगोल थे उनको रिश्वत देती थी या उनको जो आर्थिक लाभ पहुंचा दिया, जिसकी वजह से वह वहाँ से चले गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका बी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन क्या कहता है, कुल्हा दारन कहलाते थे, जो क्या कहलाते हैं, कुल्हा दारन कहलाते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, जो सैयद थे उनको क्या कहते हैं, कुल्हा दारन कहलाते थे। तो क्या था ये जिसको सैयदों को अपनी बेटी जिसका नाम था फतिमा के माध्यम से पैगंबर के वंशज होने का दावा करते थे। तो सैयद कहते हैं उनकी बेटम के माध्यम से जो पैगंबर फतिमा थी उसके माध्यम से जो पैगंबर था उनके वंशज का वह दावा करते थे, भी उसका जो वंश है वो पैगंबर का वंशज है। उन्होंने मुस्लिम समाज में विशेष सम्मान भी प्राप्त किया था। यहाँ तक कि जो तैमूर थे उन्होंने भी क्या किया था, वहाँ पर उन पर जो आक्रमण किया था तो उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया था, जबकि उनकी उन्होंने क्या की थी, रक्षा की थी। जबकि जो उनकी नीति थी वह कहीं न कहीं हिंसा और वध की नीति थी, यानी जिसको वह हरा देते थे या जिसको पकड़ लेते थे उसके मृत्यु कर देते या उसका वध कर देते थे। मगर उन्होंने क्या किया था, कहीं के जो तैमूर ने जो हमारे जो सैयद थे उनकी क्या की थी, सहायता की थी या रक्षा उनकी की थी। सैयद क्या थे, एक नुकीली टोपी के पहनते थे जिनके कारण उन्हें यानी कुलह धन के नाम से भी जाना जाता था। यानी जो टोपी पहनते थे वह एक नुकीली टोपी सी पहनते थे जिसके कारण उनका नाम था कुलह धन के नाम से भी उनको जाना जाता था। ठीक है, तो राइट आंसर उसका सैयद, और सैयद कौन सा था, डी हमारा इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर जो गजपति शासक द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्रियों का या गोदाम स्थापित किए थे। अगला कहता है अल्फांसो दे अल्बुर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया था। अगला कहता है जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य में एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लाट या फैक्ट्री की स्थापना की थी या स्थापित की थी। तो पूछा गया कौन सा कथन इसमें से सही है, तो इसका जो पहला कथन है वो हमारा गलत हो जाता है, जबकि दूसरा जो तीसरा कथन है वो सही है। तो राइट आंसर हो गया हमारा इसका बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, लगभग 1602 ईस्वी में जो नीदरलैंड की जो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, कहाँ पर, नीदरलैंड के अंदर। जो डच सरकार द्वारा भारत सहित ईस्ट इंडीज में व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। डचों को 605 में आंध्र प्रदेश के अंदर मुसलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला था। तो डचों ने अपना पहला जो कारखाना था वह कहाँ खोला था, मुसलीपट्टनम में, जो कहाँ पड़ता, आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ता था। ठीक है, उन्होंने
भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और इस तरह जो पुर्तगालियों के लिए खतरा बन गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो भारत जो व्यापारिक केंद्र कहाँ पर, जो ये जहाँ पर क्या था पुर्तगालियों का आधिपत्य था, वहाँ पर क्या किया था उन्होंने कई अपनी जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की, जिसकी वजह से जो पुर्तगाल थे उनको क्या किया गया, कहीं ना कहीं खतरा उत्पन्न हो गया था। उन्होंने पुर्तगालियों से मद्रास जो कि चेन्नई के पास में जो नागापट्टनम पर कब्जा कर लिया था और इससे दक्षिण में उनका जो मुख्य गढ़ बन गया था। हिंदू गजपति शासकों ने कलिंग यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के जो बड़े हिस्से, मध्य प्रदेश, झारखंड के पूरे पूर्वी और मध्य भागों पर शासन किया था। और गजपति का अर्थ जो हाथी की रखने वाला जो सेना होता था उसको नाम गजपति देते थे। ठीक है, तो उससे क्या किया था उन्होंने, जो ये वाले क्षेत्र थे उनको किसको दिए थे, ये पुर्तगालियों को दिए थे, कहना कि डचों ने उनसे छीना था। ठीक है, जो 1945 में कलिंदर व गजपति का क्या कहेंगे, जो कलविंदर के गजपति राजवंश का स्थापना की और इस वंश के अंतिम शासक कौन से, प्रतापरुद्र थे। ठीक है, इसके बाद में जो अल्फ्रेडो डी अल्बुर्क ने 1509 से 1515 तक पुर्तगालियों का भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था। तो किसने कहा था, जो हमारे जो अल्फिसो डी अल्बुर्क थे, उन्होंने कब शासन किया था, 1509 से 1515 के बीच में। वह पूर्वी पुर्तगाल शक्ति का विस्तार करने व संस्थापक भी करते थे, यानी कहीं के जो पुर्तगालियों की शक्ति थे उन्होंने काफ़ी अच्छी मात्रा में विस्तार किया था। उसने पुर्तगालियों के लिए समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों को देखते हुए ठिकानों की स्थापना की और इस करके एक हिंद महासागर रणनीतिक नियंत्रण हासिल भी उन्होंने कर लिया था। तो कहीं ना कहीं जो पुर्तगाल थे उन्होंने जो हिंद महासागर था उस पर कहीं के एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अलबुर्क ने 1510 में आसीन से बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण कर लिया था। तो अलबुर्क ने क्या किया था, जो बीजापुर का जो सुल्तान था उससे गोवा का अधिकरण यानी कब्जा कर लिया था। बीजापुर के सुल्तान का जो मुख्य बंदरगाह, जिसको अलेक्जेंडर महान के समय यूरोपीय लोगों के अधीन होने वाला लगभग भारतीय क्षेत्र का पहला हिस्सा था। यानी पहली बार अगर किसी क्षेत्र पर कब्जा किया गया था तो वो कौन सा था, गोवा था। किसके द्वारा, जो पुर्तगालियों द्वारा, जो अंग्रेजों द्वारा जो कब्जा किया गया था वह कौन सा था, गोवा था। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी में तत्कालिक मद्रास में प्रवेश किया और भूमि के मूल सरदारों के साथ एक संधि कर ली थी और वे बसने और व्यापार करने के लिए जो पसंदीद जगह चुनने के लिए उनको कहा गया था। और जो 1639 में उसने विजयनगर साम्राज्य का या जो प्रतिनिधि थे उनसे वह जगह पट्टे पर ली थी और जमीन पर मद्रास में एक कारखाना भी उन्होंने स्थापित किया था, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था, नायक नाम कहा दिया था। क्या नाम दिया था, नायक नाम। मूल रूप से एक निर्जनन भूमि फ्रांसीसी डी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उनके श्रेष्ठ, जिसको जो एड्रन क्रोन को मद्रास की यानी स्थापना का भी माना जाता है। तो जो कौन थे, एड्रन क्रोन थे, उनको जो कहीं के जो मद्रास की स्थापना का भी श्रेय भी उनको दिया जाता है। 23 अप्रैल 1640 को जो कहीं के जो जॉर्ज किले वह उनके निवास के लिए घरों का भी निर्माण करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो कहीं कहीं यहाँ पर जो यानी रहने योग्य घर भी बनाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता था वो है हमारा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्न में से कौन से सही है। पहला कहता है, जो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति दास हो सकता था। अगला, यानी इसमें देखा जाएगा कोई भी व्यक्ति, तो इस पर हमें गौर करना है। अगला क्या कहता है, भी जो स्त्रीय दास अपने मालिक के संग पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर जो स्त्री कोई दास होती थी, अगर वह उसका जो मालिक जो इसको दास बनाता था, अगर वह उसके पुत्र का जन्म होता था तो क्या होता था, वह अपने जो जो दास थी तो उससे क्या होती थी, मुक्त हो जाती थी, कहीं के आज़ाद हो जाती थी। यदि स्त्री का मालिक उस स्त्री के पैदा हुए यानी जो पुत्र का पिता हो तो उसे पुत्र को मालिक का पुत्र होने के पर कानूनी हक भी उनको दिया जाता था। ठीक है, अगर जो पुत्र था जो कहीं के जो मालिक का पुत्र होता था तो उसको कहीं तौर पर उत्तराधिकारी या जो मालिक का जो कह सकते हैं जो संपत्ति थी उससे अधिकार उसको मिलता था। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो कहीं कहीं इसके जो तीनों के तीनों कथन सही है, तो राइट आंसर होता है हमारा इसका डी होता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में यह कहा गया भी एक व्यक्ति या तो वह जन्म से या स्वेच्छा से या खुद को बेचने से या युद्ध में पकड़े जाने से या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप गुलाम हो सकता था या कहीं न कहीं क्या हो सकता था, वह दास बन सकता था। गुलाम या दास एक मान्यता प्राप्त संस्था थी और स्वामी और दास के बीच में कानूनी संबंध स्पष्ट रूप से परिभाषित थे। जैसे उदाहरण के लिए समझे तो अगर यदि एक महिला जो दासी के रूप में स्वामी को
स्वामी का एक पुत्र देती थी तो वह न केवल कानूनी रूप से स्वतंत्र होती बल्कि जो बच्चा था वह स्वामी पुत्र कानूनी स्थिति का हकदार भी हो जाता था। तो कहीं के जो पिता की जो संपत्ति थी उसमें भी उसको हक मिलता था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने जो 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप किस प्रकार के इसके अंदर सुधार की आवश्यकता है उस सुधार के बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।